हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और कैलोरीमेट्री से रिलेटेड इक्वेशंस की और उसके कैलकुलेशंस की। टॉपिक है बिल्कुल सिंपल, हमें बस दो इक्वेशंस याद रखनी है। फर्स्ट एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा था Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T, और सेकेंड एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने देखा था वो था Q इक्वल्स टू M इंटू L। यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा था L जो था वो दो टाइप का होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन है इसके अगेन दो टाइप के होंगे। अगर सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड कन्वर्जन है, तो हम लोग कौन सा एल यूज करेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर कन्वर्जन है लिक्विड से गैस या वेपर बोल दो, या वेपर से लिक्विड, तो हम लोग यूज करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो कुछ कॉमन वैल्यूज होती है स्टार्टिंग फ्रॉम वाटर, वाटर के लिए जो कॉमन वैल्यू याद करी थी हम लोगों ने, एस की वैल्यू थी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, आइस के लिए थी 0.5। पर जब हम बात करते हैं आइस का वाटर में कन्वर्जन, तो ये होता है 80 कैलोरीज पर ग्राम। और अगर वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है एट बॉइलिंग पॉइंट, तो वैल्यू होती है 537 कैलोरीज पर ग्राम। बट अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको 540 कंसिडर करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ तक तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और लास्ट में ग्राफ की बात चल रही थी, सबको ग्राफ याद आ रहा होगा। हीट वर्सेस टेम्परेचर, हीट सप्लाइड वर्सेस टेम्परेचर का हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था। हम लोगों ने देखा था उसका स्लोप हमें क्या प्रोवाइड करता है, और रिलेटेड कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस करे थे। चलिए, तो अब क्वेश्चन के सीक्वेंस को हम आगे आज एक्सटेंड करेंगे। जी, आपको क्वेश्चन ट्राई करना है ये वाला। ये आइस का ब्लॉक जिस सरफेस पर प्लेस्ड है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है। 450 ग्राम आइस का ब्लॉक 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो एक ऐसे सरफेस पर प्लेस्ड है जो फ्रिक्शनलेस है। देखो, सबसे पहले स्टेप में तो आप लोगों को मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। गलती मत करना, डायरेक्टली जल्दी सॉल्व करनी गलती मत करना। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन करना। होल आइस विल मेल्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, आराम से केयरफुली कैलकुलेशन करो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व करके फाइनल स्पीड फाइंड करो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, उसका 75% फाइंड करो, और उसका 75% जो है वो आइस को मेल्ट करने के लिए यूज हो रहा है।
2 मिनट दे रहा हूँ, कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट होगा, यूनिट्स में कन्वर्जन हो सकता है। 2 मिनट का टाइम फ्रेम लो, पर प्रॉपरली क्वेश्चन को नोट करो और अच्छे से सीक्वेंशियली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो उसका आंसर जो है वो है अप्रोक्सीमेटली 0.5 ग्राम्स। रफ कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 0.5 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अभी तक सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का आंसर जो है वो आया है इस वैल्यू के पास। चलो ट्राई करके देखते हैं। इनिशियल डायग्राम 450 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस ये अलग से बुलेट है 50 ग्राम, स्पीड दी है हमें 100 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये से स्ट्राइक करती है, उसमें स्टिक कर जाती है। स्टिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्टिक करने के बाद जो कंबाइंड सिस्टम होगा उसका जो नेट मास होगा, बुलेट एम्बेड हो जाती है इसके अंदर, और एम्बेडेड बुलेट के साथ सिस्टम का जो फाइनल मास होगा वो होगा 500 ग्राम। ठीक है, पहले तो यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि इसकी जो फाइनल स्पीड है वो क्या होनी चाहिए। तो मान लेते हैं इसकी फाइनल स्पीड है v। मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है 50 इंटू 100 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 500 इंटू वी। तो यहाँ से हमें v मिलेगा 10। v10 आने के बाद अब हम निकालेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m। देखो बुलेट का मास इंटू वी स्क्वायर, ये हो जाएगा 250 जूल। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है।
अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ मास। मास कितना है 500 ग्राम है, मतलब डायरेक्टली 1/2 लिख सकता था वैसे तो मैं। v स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1/2, ये हो जाएगा 25। कैलकुलेशन पार्ट चेक करते रहना, हो सकता है मैं कहीं मिस्टेक कर दूं तो चेक कर लेना। यहाँ से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना आ रहा है, लॉस आता है इनिशियल माइनस फाइनल, इतनी थी इतनी रह गई, तो लॉस आएगा 225 का। और मैंने क्वेश्चन में लॉस का कितना परसेंट दिया था, शायद 25% दिया था, कितना परसेंट दिया था मैंने लॉस का कितना परसेंट दिया था, 75% दिया था। अच्छा ठीक है, 75% ऑफ द लॉस, ठीक है ओके। तो देखो इस लॉस का 75% हीट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब हीट कितनी मिलेगी हमें, क्यू हीट हो जाएगी 225 इंटू 3/4, 75% मतलब डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/4, ये आ रही है जूल में। अब इसके बाद इससे कितनी आइस मेल्ट होगी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बताओ, एक्सप्रेशन Q इक्वल्स टू M इंटू एल। क्यू कितना है, ये जो एक्सप्रेशन पूरा आया है Q का, इसको मैं 4.186 से डिवाइड भी करूंगा, कैलोरी में जो कन्वर्ट करना है हम लोगों को, इज इक्वल्स टू M इंटू एल। एम एज इट इज, एल कितना लेंगे बताओ, आइस मेल्ट हो रही है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो एम होगा 80, मास मेरा आएगा ग्राम में, यहाँ पर सॉल्व करने पर अप्रोक्सीमेटली आता है 0.5 ग्राम्स। ये आपका एंड रिजल्ट होना चाहिए था। देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में मास कितना लेंगे मैं बता देता हूँ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में देखो मास हम लोग लेंगे 500 ग्राम। ये देखो पहले आइस ये थी, ये बुलेट थी, अब ये बुलेट एम्बेड हो जाती तो सिस्टम जो है ना उसका टोटल मास कितना हो जाएगा, 50 प्लस 450 500 ग्राम। बुलेट स्टिक कर गई, एम्बेड कर गई, अब ये 500 ग्राम का जो ब्लॉक है, ये सिंगल जो स्पीड होगी, जो कंबाइंड सिस्टम है वो एक स्पीड से मूव करेगा, तो हम लोगों ने मोमेंटम कंजर्वेशन से वो फाइनल स्पीड फाइंड करी है। देखो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस आ रहा है, ठीक है। तो जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस आता है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये मिक्स्ड फेस वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसमें मैं क्वेश्चन का मीनिंग थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले क्या है। तो आपको एक कंटेनर दिख रहा है, ब्लू कलर में जो चैम्बर दिख रहा है, कंटेनर दिख रहा है, आइसोलेटेड कंटेनर है, सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर नहीं होगा, उसमें 100 ग्राम वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस पर। ये जो कंटेनर, इसकी बात कर रहा हूँ, ये कंटेनर दिख रहा होगा आप लोगों को। ये जो कंटेनर है, सराउंडिंग से हीट लॉस इसका जीरो है, सराउंडिंग से आइसोलेटेड है, इंसुलेटेड है, हीट लॉस जीरो है। ये जो कंटेनर है इसमें है 100 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। हम क्या करते हैं, इस कंटेनर के अंदर 10 ग्राम स्ट्रीम इंट्रोड्यूस करते हैं। 10 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर, 10 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब ये दोनों मिक्स होंगे तो आपको फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइंड करना है। जब स्टीम कंडेंस होगी, वाटर के अंदर स्टीम कंडेंस होगी, क्योंकि वाटर जो है उसका टेम्परेचर बहुत कम है 10 डिग्री। जब स्टीम कंडेंस होगी तो आपको फाइंड करना है कि फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा।
सबका आंसर आ गया होगा। फाइनल आंसर आना चाहिए 740/11। यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया था, 100 ग्राम वाटर। देखो वैसे डायरेक्ट मेथड होता है, आप लोगों ने डायरेक्ट भी करने की कोशिश करी होगी, बिल्कुल सही है वो मेथड भी, बट हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं। काफी लोगों ने तो डायरेक्टली ऐड कर दिया होगा इसको कंप्लीट, और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा, तो आंसर आ जाता है उससे। जैसे हम लोगों ने करा था ना वो नेट हीट लॉस जीरो वाला क्वेश्चन करा था हम लोगों ने, 3 ऑब्जेक्ट्स को हमने 3 अलग अलग लिक्विड्स को मिक्स करा था, उसी टाइप से आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अब यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा अटेम्प्ट बताना चाहता हूँ। देखो दूसरा मेथड ये होगा कि 10 ग्राम स्टीम 100 पर है, इसको अपन सबसे पहले कंडेंस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होगा, मैं स्टीम को कंडेंस करता हूँ। 10 ग्राम स्टीम जो कि कितने पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर है। सबसे पहले स्टेप में मैं इसको कंडेंस करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 10 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। वही स्टीम से वाटर का कन्वर्जन कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है ये, और इस प्रोसेस में हीट रिलीज होगी। तो बताओ हीट रिलीज कितनी होगी, m इंटू एल वी, इतनी हीट रिलीज होगी। m कितना है 10, और इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 540 मान रहा हूँ, 537 होता है, 540 ले रहे हैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए। तो ये सबको क्लियर होगा, ये 5400 कैलोरी की जो हीट है ये रिलीज होगी। कब रिलीज होगी, जब आप स्टीम को कंडेंस कर रहे हो, जब स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो रहा है वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में, तो ये जो इतनी हीट हम लोग फाइंड कर रहे हैं 5400 कैलोरी की जो हीट है, ये हीट रिलीज होगी। अच्छा ये हीट मिलेगी किसको, ये हीट मिलनी किसको चाहिए, इसको मिलनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि इतनी हीट से इस वाटर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा। हम कैसे फाइंड करेंगे इस हीट से वाटर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंपल है। ये हीट जो स्टीम ने लूज करी है, इसने वाटर को सप्लाई करी, तो इससे वाटर के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा एम एस डेल्टा टी 5400 5400 इक्वल्स टू एम, एम कितना है 100 ग्राम, वाटर का एस 1 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी कितना आ रहा है, डेल्टा टी आ रहा है 54 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी 54 है, इनिशियल टेम्परेचर 10 है, 54 का चेंज आया, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, विच सिंपली मीन्स कि टी फाइनल इज 64 डिग्री सेल्सियस। पर अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक स्टेप और है। देखो अब हो क्या रहा है, अभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आया है। इक्विलिब्रियम क्यों नहीं आया है, क्योंकि देखो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास दो चीजें हैं। एक तो आपके पास है 100 ग्राम वाटर, ये वाला 100 ग्राम वाटर कितने पर है, ये 64 डिग्री सेल्सियस पर। ये देखो 64 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम वाटर है, प्लस
अभी देखो वो जो स्टीम कंडेंस हुई थी वाटर में, अभी उसके पास और हीट कंटेंट है, देख रहे हो? यहाँ पे देखो और हीट कंटेंट दिख रहा है मुझे। और हीट कंटेंट मतलब कितना है? 10 ग्राम वाटर है अभी 100 डिग्री सेल्सियस पर। ऑब्वियसली अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया है, इक्विलिब्रियम आने में भी एक स्टेप और लगेगा, पर वो नेक्स्ट स्टेप सबको आता है इक्विलिब्रियम का सॉल्व करना। सबको पता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन तुमने स्टार्टिंग में करे थे, डायरेक्ट कर सकते हो। फाइनल टेम्परेचर कितना है पता चल जाएगा आपको, एम एस डेल्टा टी कितना हो जाएगा, टी माइनस 64। इसका हीट गेन्ड इज इक्वल टू इसका हीट लॉस्ट। इसका हीट लॉस कितना होगा, 100 माइनस टी। सॉल्व करके देख लेना, 740/11। नहीं, टेम्परेचर 54 नहीं होगा। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये टेम्परेचर हम लोगों ने कैसे लिखा है, ये देखो, ये डेल्टा टी आया, मतलब आपने इतनी हीट, देखो इतनी हीट किसको मिली, इतनी हीट आपने इस वाटर को दी, इतनी हीट से इस वाटर का डेल्टा टी कितना आ रहा है, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर 54 आ रहा है। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, जो इनिशियल टेम्परेचर है उसमें एक्स्ट्रा इतना चेंज आया है। इनिशियल टेम्परेचर था 54, उसमें 10 का और चेंज आया, तो इसका मतलब वो जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 64। अब 64 के बाद फिर से एक और बार हम लोगों ने क्या करा बताओ, 64 आने के बाद आपको 100 ग्राम वाटर आया, 64 पे 10 ग्राम वाटर मिल रहा है, 100 पर दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्स करने वाले क्वेश्चन तो हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन इसी टाइप के करे थे, स्टार्टिंग के क्वेश्चन। इन दोनों को मिक्स करने पर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आता है 740/11। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, बस वही मेथड है इसमें। शॉर्टकट कुछ नहीं है, वही डायरेक्ट मेथड है कि आप लोग मान लो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी है, हालांकि मैं उसको इतना प्रेफर नहीं करूंगा इस बार, स्टेप बाय स्टेप जाओ ज़्यादा बेटर रहेगा। वही मान लो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी है, तो हीट लॉस्ट बाय स्टीम, स्टीम का हीट लॉस कितना होगा, Q1 + Q2 का मतलब M × L + MS डेल्टा टी इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। हीट गेन बाय वाटर क्या होगा, MS डेल्टा टी। तो बस वही डायरेक्ट इक्वेशन लगा के आपको सिंगल स्टेप में आंसर मिल जाएगा। कंसेप्ट लॉजिक सब कुछ वही रहेगा, बस आपको एक ही इक्वेशन लिखनी पड़ेगी उसमें। ठीक है, 537 जिन लोगों ने लिया है उनका न्यूमेरिकल आंसर आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे सेकेंडरी है, हम लोग बस यहाँ पर कंसेप्ट को रेलेवेंस दे रहे हैं। कर सकते हो 537 ले लेना, मैंने 540 लिया, 537 लेने पर शायद कुछ लोग बोल रहे हैं एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, तो इट्स वेल एंड गुड, अच्छी बात है, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है फिर वो आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं है इसमें किसी को? ठीक है, तो अब पैटर्न थोड़ा सा और चेंज करेंगे। अब हम लोग आइस और वाटर को मिक्स करेंगे, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस होगा। अब हम लोग मिक्स करना चाहते हैं आइस और वाटर को, तो देखो हम लोगों ने 20 ग्राम वाटर 20 पर था, 20 ग्राम आइस 0 पर थी, दोनों को मिक्स करा। आपको फाइनली इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बताना है, और आपको क्या मिलेगा, कंपोजिशन में क्या होगा, आइस होगी वाटर होगा, दोनों का मिक्सचर होगा, वो बताना है। तो आपको फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर और कंपोजिशन दोनों चीजें फाइंड करनी है।
देखो आंसर आना चाहिए ये। 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, फिर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एक बार अगर किसी का कैलकुलेशन पार्ट पेंडिंग है ट्राई कर लो। चलो ट्राई करेंगे इसको अब। ट्वेंटी ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमने क्या ऐड करा है? 20 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और हमें फाइनल कंपोजिशन और टेम्परेचर बताना है कि फाइनल जो कंपोजिशन होगा उसमें लिक्विड कितना होगा, या आइस होगी तो आइस कितनी होगी, या अगर इक्विलिब्रियम है तो दोनों की वैल्यूज कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ना इस टाइप के क्वेश्चंस में इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन करते हैं। इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन से मेरा मीनिंग है कि अभी आइस को भूल जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आइस से, आप तो सिर्फ इसको देखो, वाटर को देखो। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले स्टेप में हम लोग सिर्फ वाटर पर फोकस करेंगे। 20 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, इसे अगर मैं कन्वर्ट करता 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या होता है इस प्रोसेस में ये हीट रिलीज करता। देखो सर टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब ये हीट लूज करेगा, हीट रिलीज करेगा। तो बस हम ये देखना चाहते हैं कि इस प्रोसेस में कितनी हीट रिलीज करेगा। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, अभी मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि कितनी हीट रिलीज करेगा। कितनी हीट रिलीज करेगा? Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। एम है 20, एस है 1, डेल्टा टी है 20, मतलब ये 400 कैलोरीज की हीट रिलीज करेगा। अब मुझे बताओ ये अगर हीट रिलीज करेगा तो ये हीट किसको देगा? ये हीट लूज कर रहा है, अगर हीट लूज करेगा तो किसको देगा? आइस को ही देगा। अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इतनी हीट से, ये जो हीट लूज कर रहा है जो आइस को प्रोवाइड कर रहा है, इतनी हीट से कितनी आइस मेल्ट कर सकती है। देखो वाटर तो कन्वर्ट हो गया, वाटर कन्वर्ट होकर जीरो पे आ गया, उसने इतनी हीट रिलीज करी। अब ये जो वो हीट रिलीज कर रहा है हम लोग मेजर करना चाहते हैं कि इतने हीट से कितनी आइस को वो मेल्ट कर सकता है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे कितनी आइस वो मेल्ट कर सकता है। अब सिंपल सा कैलकुलेशन चलेगा, Q इक्वल्स टू एम इंटू एल। 400 400 इक्वल्स टू एम, जो कि मुझे फाइंड करना है, एल होता है 80। कितना हो जाएगा ये? मतलब देखो अगर वो कंप्लीट हीट लूज कर भी रहा है तो भी वो 20 ग्राम आइस को तो मेल्ट नहीं कर पा रहा है, वो 5 ग्राम आइस को मैक्सिमम पॉसिबल मेल्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या होगा, इतनी हीट से इतनी हीट लूज करके, देखो इतनी हीट लूज करके उसका टेम्परेचर तो 0 डिग्री हो गया, पर इस प्रोसेस में जो उसने हीट रिलीज करी आइस को प्रोवाइड करी, उससे सिर्फ 5 ग्राम आइस मेल्ट हो रही है। तो इसका मतलब फाइनली आपको आंसर में क्या मिलेगा? आपका आंसर क्या होगा? आंसर में आपको मिलेगा, देखो 20 ग्राम में से 5 ग्राम तो आइस मेल्ट हो गई, तो 15 ग्राम आइस रह जाएगी। 15 ग्राम आइस प्लस 25 ग्राम वाटर, ये आपका फाइनल आंसर होगा कंपोजिशन का। और टेम्परेचर कितना होगा?
टेम्परेचर सपोज समझ में आ गया होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस और कंपोजिशन होगा मिक्सचर का ये। देखो आइस और वाटर को जब भी हम मिक्स करते हैं ना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे फॉर्मेट बहुत सिंपल है। आइस और वाटर को जब हम मिक्स करेंगे, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, 3 ही पॉसिबल केस हो सकते हैं। 3 पॉसिबल केस कौन से होंगे? देखो, या तो पूरा वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव टेम्परेचर पर। जैसे एग्जांपल से मान लो कि आप एक बहुत बड़ा आइस का स्लैब लेते हो जिसका टेम्परेचर है -30 डिग्री सेल्सियस, उस पर थोड़ा वाटर पोर कर भी देते तो क्या होगा? वाटर खुद फ्रीज हो जाएगा आइस में। तो 3 पॉसिबल केस होते हैं जब मैं आइस प्लस वाटर की बात करता हूँ। तो आइस प्लस वाटर के 3 केस होते हैं। केस नंबर 1, हमें कंप्लीट आइस मिलेगी नेगेटिव टेम्परेचर पर, मतलब लेस देन 0 टेम्परेचर पर। केस 1, कंप्लीट आइस मिलेगी नेगेटिव टेम्परेचर पर। केस 2, हमें आइस वाटर इक्विलिब्रियम मिल सकता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ा सा आइस रहेगी, थोड़ा सा वाटर रहेगा, जो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। समझ में आता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार आप लोग क्या करते हो, आप लोग जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप ग्लास में वाटर के साथ कुछ आइस मिक्स करते हो, थोड़ी आइस मेल्ट होती है और उसके बाद आइस वाटर का आपको इक्विलिब्रियम मिलता है। तो जो आइस वाटर का इक्विलिब्रियम होगा वो कितने टेम्परेचर पर अटेन होता है? वो टेम्परेचर पर होता है 0 डिग्री सेल्सियस के। तो सेकंड केस होगा आपको आइस वाटर इक्विलिब्रियम मिल सकता है। थर्ड केस, अगर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा था और वाटर का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था और आप उसमें थोड़ी सी आइस मिक्स करते हो, तो क्या होगा? अल्टीमेटली कंप्लीट आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी एट सम टेम्परेचर विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस। तो 3 केस समझ में आ रहे हैं सबको? केस 1 क्या होगा? हमें कंप्लीट आइस मिल सकती है। अगर आइस का कंटेंट बहुत ज़्यादा था तो फाइनली हमें मिक्सचर में क्या मिलेगा? कंप्लीट आइस ही मिलेगी एट सम नेगेटिव टेम्परेचर। केस 2 होगा कि हमें आइस वाटर इक्विलिब्रियम मिले एट 0 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा वो। केस 3, हमें कंप्लीट वाटर मिलेगा, वो किस पे मिलेगा? एट अ टेम्परेचर विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस। 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं यहाँ पर। अच्छा ठीक है, एक डाउट ये है शायद कि फाइनल टेम्परेचर हमने 0 क्यों लिया? देखो, फाइनल टेम्परेचर 0 इसलिए लिया क्योंकि अब देखो क्या हो रहा है। आपको 20 ग्राम वाटर 0 पे मिला और रिमेनिंग 15 ग्राम आइस बची हुई है। देखो 5 ग्राम आइस तो मेल्ट कर गई, आइस मेल्ट कर गई तो वो भी 0 पे आएगी, वाटर वाटर रेट 0 पे आएगी। रिमेनिंग जो 15 ग्राम आइस है, जो रिमेनिंग 15 ग्राम आइस है, वो भी 0 पर है। अब देखो 0 के बाद क्या होगा? इन दोनों के बीच में फाइनल इक्विलिब्रियम आ गया है। अब न ही कोई हीट गेन कर सकता है, न ही कोई हीट लूज कर सकता है। फाइनली दोनों का टेम्परेचर जो है अब वो सेम हो चुका है। अच्छा, आप लोग ऐसा पूछ रहे होगा मुझसे कि ये 0 पे क्यों लिया है? तो देखो ये मेथड होता है इस तरह के कैलकुलेशन करने का, क्योंकि अभी मैं सेकंड क्वेश्चन दूंगा जस्ट इसके बाद। उसमें आप लोग देखोगे कि जो इक्विलिब्रियम है ना वो वाटर की तरफ शिफ्ट होगा। तब भी हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग स्टेप ऐसा ही करेंगे, स्टार्टिंग स्टेप ही करेंगे। कुछ हीट रह जाती है तो हम सिस्टम को वापस दे देंगे, वो भी हम देखेंगे कैलकुलेशन में। अभी तो हाल फिलहाल बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन दिया था, कुछ खास कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, हर्ष ने पूछा है कि 0 से नीचे क्यों नहीं जा रहा है। देखो मैं वही रिपीट कर रहा हूँ अगेन, 0 के नीचे भी जा सकता था। देखो 0 के नीचे भी जा सकता था अगर मैं यहाँ पर क्या करता, 20 ग्राम आइस एट -50 डिग्री सेल्सियस देता तो आपका फाइनल टेम्परेचर 0 के नीचे भी जा सकता था। अभी तो क्या है कि आपका दोनों ही टेम्परेचर 0 या उससे ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा टेम्परेचर जो होगा आंसर का वो 0 से नीचे शिफ्ट नहीं हो सकता है। मैं फिर रिपीट करूँगा कि यहाँ पर आई 0 पर है, वाटर 20 पर है। हमारा आंसर 0 से 20 के बीच में ही हो सकता है, ना 0 से कम हो सकता है, ना 20 से ज़्यादा हो सकता है। पॉइंट क्लियर है ये? एक काम करते हैं, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थोड़ा सा आपको ना फील तभी आएगा जब हम इसके एक दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे ना, तब आपको फील आएगा कि तीनों पॉसिबल केसेस क्या होने चाहिए। ये ट्राई करके देखो।
ठीक है, आंसर आना चाहिए 60 ग्राम वाटर, मतलब कंप्लीट वाटर मिलेगा इस बार आपको एट 20/3 डिग्री सेल्सियस। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोगों ने डिफरेंट मेथड से किया हो, क्योंकि अल्टीमेटली देखो इस क्वेश्चन के पीछे ना इसमें कोई स्टेप नहीं होगा, ये तो बिल्कुल बेसिक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। हीट लॉस हीट गेन आपको बस कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि फाइनली आपको क्या मिल सकता है। तो हो सकता है आपका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉसिबल मेथड्स हो सकते हैं, वो सभी सही मेथड्स होते हैं वो भी। मैं इसमें से आपको एक पॉसिबल मेथड बता रहा हूँ। देखो अब सबसे पहले हम इसको भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में हमें आइस गिवन है, सिर्फ वाटर पर फोकस करो। हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, मान लो कि अगर ये वाटर कंप्लीटली हीट लूज करके 0 डिग्री पर आ जाता, 40 ग्राम वाटर था, मान लो, हमें पता नहीं हीट लूज करेगा नहीं करेगा, जरूरी देखो बिल्कुल नहीं है कि कंप्लीट हीट लूज करे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि 0 डिग्री पर आएगा ही आएगा। बट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर रहा हूँ, लेट अस एज्यूम कि अगर कभी बाय चांस ये कंप्लीट वाटर जो है ये 50 डिग्री से अपनी हीट लूज करते करते मान लो अगर बाय चांस 0 पर आ जाता, अगर पॉसिबली अगर आ जाता तो क्या होता, तो ये कितनी हीट लूज करता, कितनी हीट रिलीज करता, कितनी हीट रिलीज करता बताओ, एम एस डेल्टा टी, ये 2000 कैलोरी की हीट रिलीज करता। थोड़ा मैं इस बार चेंज कर रहा हूँ पैटर्न में, पैटर्न में देखो चेंज क्या है। अब इसको भूल जाते हैं, इसको साइडलाइन कर दो थोड़ी देर के लिए। अब मान लो कि मुझे 20 ग्राम आइस को मेल्ट करना है, 20 ग्राम आइस है, इसे मुझे मेल्ट करना है 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ इसे कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती, इसे मुझे हीट देनी पड़ेगी ना, इसे कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, Q इक्वल्स टू M/L, फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, M कितना 20, ये 80, सॉल्व करने पर ही आ रहा है 1600 कैलोरी। है बात लॉजिकल, बिल्कुल लॉजिकल कैलकुलेशन आपको शायद स्ट्राइक कर जाएगा। अगर ये कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट होता तो इतनी हीट ये लूज कर सकता था, रिलीज कर सकता था, इतनी हीट रिलीज कर सकता था, पर आइस को मेल्ट करने के लिए सिर्फ इतनी हीट की रिक्वायरमेंट है। तो बताओ अगर ये 2000 कैलोरी रिलीज करता है, उसमें से 1600 तो यहाँ चली गई, जाने के बाद रिमेनिंग कितनी हीट बची, 400 कैलोरीज फिर से बच गई हमारे पास, जो हमें सिस्टम को वापस देनी पड़ेगी। हम सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट तो नहीं कर सकते ना, जो भी हीट एक्सचेंज होगा वो सिर्फ इन दोनों के बीच में होगा। आपने ये देखा कि वो 2000 कैलोरी लूज कर रहा था, उसमें से 1600 कैलोरी तो इसने ले लिया, रिमेनिंग 400 कैलोरीज बच गई। अब वो जो रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग हीट आप क्या करोगे बताओ, रिमेनिंग हीट जो है वो हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो रिमेनिंग हीट हमें सिस्टम को वापस वापस रिटर्न करनी पड़ेगी। ये कैलकुलेशन क्लियर हो रहा है, वो जो 400 कैलोरी की रिमेनिंग हीट है वो आपको सिस्टम को वापस रिटर्न करनी पड़ेगी। पर जब आप सिस्टम को वापस हीट रिटर्न करने जाते हो तो पता है आपको क्या मिल रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है देखो, 40 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री प्लस 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री। मतलब इनडायरेक्टली आपको, आपके पास क्या है क्वेश्चन में, अब आपके पास क्या गिवन है बताओ, इनडायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि 60 ग्राम वाटर है, 60 ग्राम वाटर है कितने पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसमें आपको क्या करना है बताओ, इसमें आपको 400 कैलोरी की हीट जो है वो इसको प्रोवाइड करनी है, क्योंकि वो जो 400 का डिफरेंस आया था वो सिस्टम को वापस प्रोवाइड करना है। तो आपको क्या मिलेगा फाइनली, अल्टीमेटली आपको क्या मिलना चाहिए इस बार, इस बार हम लोगों को मिलेगा 60 ग्राम वाटर, कंप्लीट वाटर एट सम हायर टेम्परेचर एट T डिग्री सेल्सियस, जो कि मुझे फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन।
और वो कैलकुलेशन में कैसे परफॉर्म करूंगा, Q इक्वल्स टू MS डेल्टा टी के हेल्प से, Q है 400, M है 60, S1 डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी कितना आएगा सॉल्व करने पर डेल्टा टी हो जाएगा 20/3। पर क्योंकि देखो ये 0 डिग्री पर ही था तो डेल्टा टी ही फाइनल टेम्परेचर होगा। इसका मतलब मुझे फाइनल आंसर में क्या मिलेगा, फाइनल आंसर में मुझे मिलेगा क्या मिलेगा मुझे, 60 ग्राम वाटर कितने टेम्परेचर पर, 60 ग्राम वाटर एट 20/3 डिग्री सेल्सियस। शायद अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये हिट एंड ट्रायल वाले क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक अप्रोच बिल्कुल नहीं है। आपको थोड़ा सा है ना एक जजमेंट लगाना पड़ेगा, जजमेंट ये लगाना पड़ेगा इस बात का कि आपको फाइनली क्या मिलेगा। देखो एक डायरेक्शन हमें क्लियर जरूर हो जाती है क्वेश्चन देखकर। देखो कैसे क्लियर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है, देखो वाटर का पहली बात तो कंटेंट भी ज्यादा है, देखो वाटर कंटेंट ज्यादा है और टेम्परेचर भी ज्यादा है, आइस कम है और उसका टेम्परेचर भी 0 के आसपास है। तो मुझे दिख रहा है कि आइस के कंप्लीटली वाटर में मेल्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो मुझे है ना एक क्वेश्चन में एक आंसर तो दिख रहा था, टेंटेटिव आंसर तो मुझे दिख रहा था कि इस बार कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो कंप्लीट आइस जो है वाटर एट सम टेम्परेचर में कन्वर्ट होगी, क्योंकि वाटर का हीट कंटेंट यहाँ पे ज्यादा था। तो हमने बस ये देख लिया कि वाटर टोटल कितनी हीट रिलीज कर सकता था और आइस को मेल्ट होने के लिए इतनी हीट चाहिए। तो इतनी हीट में से इतनी हीट तो उसने दे दी आइस को मेल्ट करने के लिए। अब आपके पास इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि आपके पास 40 ग्राम वाटर भी 0 पर है, 20 ग्राम वाटर भी 0 पर है, मतलब 60 ग्राम वाटर 0 पर है। और जो रिमेनिंग 400 कैलोरी की हीट निकाली थी वो आपको सिस्टम को वापस देनी पड़ेगी। तो 400 कैलोरी और दे दो तो फाइनल टेम्परेचर आपको मिल जाएगा 20/3 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में ये क्वेश्चन करने के बाद क्या मैं एज्यूम करूं कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेटर हुई है इस टाइप के क्वेश्चंस की। देखो मैं फिर एक बार एक पॉइंट रिपीट करूंगा। हाँ देखो ये प्रैक्टिस बेस्ड है, मतलब ऐसा है कि आपको अब क्या करना है, मैंने मेथड तो बता दिया है और मैं फिर ये भी बता दूं कि फिर से रिपीट कर दूं कि 3 ही केस पॉसिबल होते हैं। देखो समझना इस बात को, 3 केस क्यों पॉसिबल होते हैं, अगर आप आइस और वाटर को मिक्स करोगे तो अल्टीमेटली 3 ही आउटकम हो सकते हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ, हटा के बता देता हूँ आपको। देखो जब भी हम आइस और वाटर को मिक्स करते हैं, आइस वाटर वाले जितने भी क्वेश्चन आप करोगे, आइस वाटर वाले हर क्वेश्चन में 3 पॉसिबिलिटीज होगी। देखो पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या होगी, आप इसको इमेजिन करते जाओ, मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, मैं आपको इसका विजुअल भी बता देता हूँ इस टाइप से। केस 1 सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, केस 1 सबसे पहली पॉसिबिलिटी होगी कि आपको कंप्लीटली आइस मिले, फाइनली आपको कंप्लीट आइस मिले एट सम नेगेटिव टेम्परेचर। क्यों हो सकता है देखो पॉसिबल, इसका एग्जांपल देखो। एग्जांपल ये हो सकता है, इमेजिन करो, मान लो आप लोगों ने एक बहुत बड़ा आइस का स्लैब लिया और ये अपने आप में क्वेश्चन भी हो सकता है, आप ट्राई कर सकते हो घर पे, मतलब खुद से ट्राई कर सकते हो बाद में क्वेश्चन। बहुत रैंडम वैल्यू के साथ दे रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन। 100 ग्राम आइस है -50 डिग्री सेल्सियस पर, और अगर मान लो इसमें मैं थोड़ा बहुत वाटर ऐड कर भी देता हूँ, ये लो इसमें थोड़ा सा वाटर हमने ऐड कर दिया, 10 ग्राम वाटर ऐड था, 10 ग्राम वाटर था एट 5 डिग्री सेल्सियस। फील हो रहा है कुछ, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर भी दूंगा तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, क्या मुझे वाटर मिलेगा। इनफैक्ट तो वो तो पूरा का पूरा वाटर जो है वही फ्रीज हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, आइस एट सम नेगेटिव टेम्परेचर। देखो पर वो नेगेटिव टेम्परेचर -50 से ज्यादा होगा, -50 से ज्यादा होने का मतलब समझ में आ रहा है, -47 -48 टाइप का कुछ होगा। कहाँ हो भाई सब लोग, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है ये, केस नंबर 1 क्लियर है क्या, कि आपको क्या मिलेगा बताओ।
आपको इस बार दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर क्या है कि मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मुझे फील हो रहा है, यहाँ पर देखते से फील हो रहा है, इमेजिन हो रहा है कि आइस का कंटेंट ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत कोल्ड है, वाटर का कंटेंट कम है, टेम्परेचर भी कम है। मिक्स करूंगा तो कहीं ना कहीं ये वाटर आइस को मेल्ट नहीं करेगा, आइस ही वाटर को फ्रीज कर देगी, मतलब ये जो आइस है यही वाटर को फ्रीज कर देगी, और अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, एट सम नेगेटिव टेम्परेचर मिलेगा। पर वो नेगेटिव टेम्परेचर जो होगा वो -50 से ज्यादा होगा, मतलब -42 -43 जो भी कैलकुलेशन में आता है, पर आपको कंप्लीटली आइस मिलेगी। ये आप अपनी तरफ से ऐसा क्वेश्चन भी इसको ट्रीट कर सकते हो, क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हो इसको बाद में कभी। ये हो गया केस 1। केस 2 बताओ क्या होगा। केस 1 में तो आपको ये मिला कि आपने मिक्स करा इन दोनों को, केस 1 में आपको आइस मिलती है तो नेगेटिव टेम्परेचर मिलेगी। केस 2 पॉसिबल है, केस 2 होगा कि आपको इक्विलिब्रियम मिल जाए। इक्विलिब्रियम मिलेगा मतलब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, आइस और वाटर दोनों होंगे ना, फिर तो आइस वाटर इक्विलिब्रियम। पर जब ये मिलता है तो उसका टेम्परेचर फिक्स होता है, कितने पर होता है इसका टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये केस 2 पॉसिबल है कि इसमें आपको रिटर्न में क्या मिल जाए, ये मिल जाए। अभी 2 मिनट पहले हमने करा था, 2 मिनट पहले अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन करा था, 20 ग्राम वाटर 20 पर था, 20 ग्राम आई 0 पर थी, हमने मिक्स करा तो मिक्स करने पर हमें क्या मिल गया, मिक्स करने पर हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा था, मतलब 0 पर ही रहेगा और आइस वाटर दोनों रहेंगे, 0 डिग्री पर आइस और वाटर दोनों होंगे। केस 2 का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था। अच्छा, किसी का डाउट है कि -49 लास्ट वाले में कैसे आएगा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ -49 ही आएगा, मैं आपको अरे भाई बता रहा हूँ कि -50 से तो शिफ्ट होगा ना नीचे, -50 से टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा देखो ना, इसके पास हीट कंटेंट है, अगर ये हीट लूज करेगा तो आइस का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज नहीं करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो कितना होगा, वो कुछ भी हो सकता है, -49 -48 -47, मैंने कैलकुलेट नहीं करा है, मैं रैंडम वैल्यूज बता रहा हूँ। बस ये बताना चाह रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि वो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा। अब वो कितना होगा वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो आप, कैलकुलेट करके आपको फाइंड करना पड़ेगा। केस नंबर 3 बताओ क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है केस 3। एक लास्ट पॉसिबिलिटी वो बन सकती है जो अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखी। केस 3 ये होगा कि अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमें फाइनली कंप्लीट वाटर मिलता है, वाटर एट सम पॉजिटिव टेम्परेचर। और ऐसा कब पॉसिबल होगा बताओ, ऐसा पॉसिबल जब होगा जब आइस का कंटेंट कम हो। ये देखो आपने लिया 5 ग्राम आइस, 5 ग्राम आइस का आपने एक छोटा सा ब्लॉक लिया -5 डिग्री सेल्सियस पर, और आपके पास एक बहुत बड़ा पॉट ऑफ वाटर था बहुत हाई टेम्परेचर पर, 100 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। फील हो रहा है क्या होगा, 5 ग्राम आइस आप डाल भी दोगे तो क्या होगा, इस बार वो जो आइस है वो पूरी मेल्ट हो जाएगी। हाँ ये जरूर है कि वाटर का टेम्परेचर पहले 80 था, तो 80 डिग्री से वाटर थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर होगा, आइस को मेल्ट करने के प्रोसेस में वाटर थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर होगा, तो वाटर का टेम्परेचर 80 से रिड्यूस होके 75 76 जो भी कैलकुलेशन होता है उससे आएगा। बस मैं बता रहा हूँ कि ये थर्ड टाइप का केस पॉसिबल है, 3 ही केस हो सकते हैं, ये 3 केस में से केस कौन सा होगा ये आपको डिसाइड करना है, हिट एंड ट्रायल के हेल्प से ही डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में करके देखा था। तो ये 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं, मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों को और दे रहा हूँ, वो आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा। बताओ ये कौन सा केस लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, चांसेस किसके ज़्यादा हैं सबसे, केस नंबर 1 के, बिल्कुल सही। दिख रहा है कि आइस का कंटेंट जो है डोमिनेटिंग है, टेम्परेचर बहुत कम है, कहीं ना कहीं कंप्लीट वाटर जो है वो भी फ्रीज हो जाएगा। पर ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए अब। इसका मैं आंसर डिस्प्ले कर देता हूँ, आंसर नोट कर लो, बाद में ट्राई करना।
चलिए अब इसके हम लोग और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे कैलोरीमेट्री के, पर इसको हम लोग आगे जाकर अभी मिक्स करने वाले हैं थोड़ी देर में हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म से। वहाँ पर हम लोग फिर से इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, बट उसको ट्राई करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर अब स्टार्ट करना पड़ेगा मैकेनिज्म्स फॉर हीट ट्रांसफर। तो अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के फोर्थ पार्ट पर प्रोसीड कर रहे हैं। वो फोर्थ पार्ट होगा हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म्स। फिर बाद में हम लोग धीरे धीरे इन सब टॉपिक्स को आपस में इंटरलिंक भी करेंगे। जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उन सबको मिक्स करके भी हम क्वेश्चंस करेंगे, बट अभी हम एक हर टॉपिक का ओवरव्यू भी लेना चाहते हैं साथ में। तो नेक्स्ट होगा मैकेनिज्म्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। चलिए इसमें हम लोग आज स्टार्टिंग करेंगे कंडक्शन से। आपको ये इक्वेशन थोड़ी देर में बता दूंगा कि ये बिल्कुल सिमिलर है जो आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो ना, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, V इज इक्वल टू आई आर, बिल्कुल उससे आपको मैच करती हुई इक्वेशन दिखेगी ये। बट पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं क्या है। सबसे पहला मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर हम लोग देखना चाहते हैं, हीट ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन। सपोज हमारे पास दो रिजर्वॉयर्स हैं, रिजर्वॉयर वन हैविंग हायर टेम्परेचर T2 एंड रिजर्वॉयर 2 हैविंग लोअर टेम्परेचर T1। दो अलग अलग रिजर्वॉयर्स हैं, एक का टेम्परेचर ज़्यादा था, एक का टेम्परेचर कम था। हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं एक रॉड पे। जिस रॉड से हमने इसको कनेक्ट करा है, उसकी लेंथ है L, T2 ग्रेटर देन T1 दिया हुआ है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब सबको क्लियर होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये वाला एरिया, ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया जिसकी हम बात करना चाहते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया आपको मेंशन है ए के इक्वल। अब मुझे बताओ कि हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी। सबको समझ में आता है ये, इससे बेसिक चीज हो नहीं सकती है कि हीट तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ट्रांसफर होगी। तो हीट का जो फ्लो होगा वो होगा फ्रॉम T2 टू T1, हीट फ्लो करेगी इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन होगी हीट फ्लो की डायरेक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि किस रेट से हीट फ्लो करेगी, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू बाई टी, या ऐसा लिख सकते हो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हो, क्यू बाई टी भी लिख सकते हो। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख दो, क्यू बाई टी लिख दो, बात एक ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इतने टाइम में इतनी हीट फ्लो करती है तो ये क्या है, ये है रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो समझ में आता है?
डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जैसा पढ़ते हो ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो करता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो कि होता है करंट, उसको आप बोलते हो क्यू बाय टी। बस मैंने वैसा ही टर्म डिफाइन करा है यहाँ पर, अगर इतने टाइम में इतनी हीट फ्लो करती है तो डी क्यू बाई टी टी क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्या मुझे बता सकते हो ये किस बात के ऊपर डिपेंड करेगी, किस बात के प्रोपोर्शनल होगी? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा बताओ? सबसे पहला पॉइंट होगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्यों होगा टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल? समझ में आ गया होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट फ्लो करेगी। देखो, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ज़्यादा करंट फ्लो करता है। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होता है उतना ज़्यादा लिक्विड या फ्लूइड फ्लो करता है। लिक्विड को फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए? प्रेशर डिफरेंस। करंट को फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। हीट को ट्रांसफर या फ्लो करवाने के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये बात सबको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ हीट फ्लो होगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा किस बात के प्रोपोर्शनल होगा बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज़्यादा एरिया मिलेगा, वही जैसे वायर में होता है ना, जितना थिक वायर लोगे उतना ज़्यादा अच्छे से करंट फ्लो कर सकता है, उतना ईजिली फ्लो कर सकता है। सेम केस यहाँ पर होगा, जितना ज़्यादा थिक रॉड होगी जितना ज़्यादा एरिया होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और किस पैरामीटर पर डिपेंड करेगा? इज ऑल्सो डायरेक्टली सॉरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल सबको समझ में आ गया होगा। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी हीट ट्रांसफर के लिए उतना हमारे लिए जो एनवायरनमेंट होगा उतना कंडक्टिव नहीं होगा, उतना कम कंडक्टिव होगा। लेंथ बढ़ाने पर जो हीट ट्रांसफर होगा वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब पैरामीटर्स को अब मैं कंबाइन करता हूँ, क्लब करता हूँ सिंगल इक्वेशन में, तो मुझे सिंगल इक्वेशन क्या मिलनी चाहिए? मुझे सिंगल इक्वेशन मिलनी चाहिए डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। एक ही बार में लिख देते हैं यार, दोनों बार अलग अलग क्यों लिखे? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू ए T2 माइनस T1 द होल डिवाइडेड बाय L। वो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लगाएंगे। मैं इसी इक्वेशन में लिख रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा वैसे सब लोगों को। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है K, ये कांस्टेंट लगाएंगे हम लोग K, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अभी मैं बताऊंगा। ये पॉइंट क्लियर है ना? यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाई है तो कांस्टेंट लगाया। ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो बाकी सब पैरामीटर्स अगर कांस्टेंट भी होते हैं, जैसे सपोज करो कि रिमेनिंग पैरामीटर्स कांस्टेंट है। रिमेनिंग पैरामीटर मतलब मान लो आप इन दोनों टेम्परेचर को फिक्स कर देते हो, ये दोनों टेम्परेचर फिक्स्ड है, एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है, पर मटेरियल अलग अलग है। आपने एक रॉड लगा दी कॉपर की और एक रॉड आपने लगा दी एल्यूमिनियम की, तो हो सकता है कोई एक अच्छा कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी हीट का। दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का एरिया सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, पर फिर भी क्या होता है, हीट ट्रांसफर जो होता है वो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट किया आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी किया आता है, वो किस बात पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो जिसका के जितना ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा या एफिशिएंट हीट ट्रांसफर या कंडक्शन जो है वो शो कर सकता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे बताओ? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। के को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसको इन शॉर्ट हम लोग कभी कभी थर्मल कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं, शॉर्ट में भी बोल सकते हो। कोएफिशिएंट हटा भी दो तो चल जाएगा, लोगों की समझ में आता है कि आप किसकी बात कर रहे हो, तो उसको हम लोग कई बार थर्मल कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट। ये जो टर्म आया, एक और टर्म, ये वाला टर्म, इसको क्या बोलेंगे? ये जो टर्म दिख रहा है आपको, ये क्या है बताओ? इस वाले टर्म को क्या नाम देंगे बताओ? ये है रेट ऑफ हीट फ्लो।
रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर ध्यान रहे, इसे हम लोग बहुत बार, इसी टर्म को हम लोग बहुत बार क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बहुत बार थर्मल करंट भी बोल सकते हैं। कभी फील किया आप लोगों ने थर्मल करंट? थर्मल करंट फील हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट फील करा है कभी आप लोगों ने? इलेक्ट्रिक करंट तो फील करा ही होगा, बहुत बार फील किया होगा। जब भी उल्टे सीधे काम करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट ही पड़ता है। बचपन में तो घर वाले भी पनिशमेंट इसी देते थे, अगर ज़्यादा मस्ती करते थे, पढ़ाई कम करते थे तो क्या करते थे, वो वायर लाते थे, वो वायर लगा के वो शॉक दिया करते थे कि करो पढ़ाई नहीं तो करंट लगेगा। और अदरवाइज आप लोगों ने अगर कुछ मस्ती वस्ती भी करते होंगे तो कहीं ना कहीं बार तो इलेक्ट्रिक करंट तो फील हुआ होगा। पर थर्मल करंट भी आप लोगों ने कई बार फील किया होगा, जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो, जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो हाँ डेफिनेट सी बात है, थर्मल करंट भी फील हुआ होगा। अच्छा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ क्यों है, बता देंगे बता देंगे, बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर में, 2 मिनट पहले अपन ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं वापस आ जाऊंगा एक्सप्लेनेशन पर, जब बाकी लोग लिखेंगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसको हम बोलेंगे थर्मल करंट। वही है देखो, रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट याद है, स्मॉल डी क्यू बाई डी टी, स्मॉल डी क्यू बाई डी टी, वो होता था क्या होता था बताओ, वो होता था इलेक्ट्रिक करंट। ये है कैपिटल डी क्यू बाई डी टी, इसको हम बोलेंगे थर्मल करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, थर्मल कंडक्टिविटी का कोएफिशिएंट और एल लेंथ हो गया। ठीक है, अब देखो एक डाउट ये आया है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ क्यों है। देखो इसको आप फील करके देखो, ऐसे फील करके देखो कि अगर मान लो आपको स्टोव के ऊपर, अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि 2 रॉड्स लो, ये इस टाइप से अगर हम 2 रॉड्स लेते हैं, देखो ये 2 रॉड्स हैं, ये 2 रॉड्स हैं, और अगर आप इसको स्टोव से कनेक्ट करते हो, देखो हमने इसको स्टोव से कनेक्ट कर दिया, दोनों में से इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है, तो मुझे बताओ कि आपको किस केस में थर्मल करंट कम फील होगा। क्योंकि इसकी लेंथ कम है, हीट जल्दी ट्रांसफर हो जाएगी, हीट इजीली ट्रांसफर होगी, इसकी लेंथ डबल है, तो हीट ट्रांसफर जो है वो मैकेनिज्म स्लो हो जाएगा। तो आपको फील हो रहा है कि अगर मैं इन दोनों को स्टोव पे रखता हूँ, बहुत बेसिक लगता है, कभी कुकिंग करते हो ना तो कुकिंग करते समय समझ में आ जाएगा, छोटा स्टीरर लेते हो बड़ा स्टीरर लेते हो ना, दोनों में डिफरेंस होता है। आप छोटी सी स्पून लेके कभी स्टीर करके देखना, समझ में आ जाएगा। बड़ा स्टीरर जो होता है ना, जिसको चमचा बोलते हैं, बड़ा सा चमचा रहता है कुकिंग का, उसको यूज़ करके देखना, आपको अलग ही फील हो जाएगा कि दोनों में से हीट ट्रांसफर किसमें ज़्यादा होगा। जो छोटा स्पून होगा उसके अंदर हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा, बड़ा स्टीरर लोगे तो जो हीट ट्रांसफर होगा वो कम होगा। और ये रीज़न होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो ठंड में जब आप लोग जाते हो मैरिज वगैरह के फंक्शन अटेंड करने के लिए, तो मैरिज फंक्शन अटेंड करते हो तो वो ऐसे बड़े बड़े पैन्स वो लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल अनहाइजीनिक सा खाना, बिल्कुल बाहर पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ खाना बनाते हैं, वो बड़े बड़े स्टेरर यूज़ करते हैं। इतना बड़ा तो पहले उनका पैन होता है, इतने बड़े पैन में फिर उससे भी बड़ा वो स्टेरर लेके 4-4 5-5 आदमी मिलकर वो स्टेरर को जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल वही वाला केस है कि वो इनडायरेक्टली लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, और लेंथ इंक्रीज करने पर जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है बिरबल की खिचड़ी, बिल्कुल सही बात है, समझ गए हो आप लोग कंसेप्ट। हाँ, एक और डाउट आया है कि जब रॉड सेम टेम्परेचर पे आ जाएगी तब क्या होगा, तब भी वही होगा जो पहले हो रहा था। मैं यही बात बता रहा हूँ कि सेम टेम्परेचर डिफरेंस पर भी अगर आप एक रॉड छोटी लेते हो एक रॉड बड़ी लेते हो, तो जिस रॉड की लेंथ ज़्यादा है उसमें क्या होगा, हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो कंपैरेटिवली कम होगा, जिसकी लेंथ कम है उसमें हीट ट्रांसफर का रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। मैं पहले शो कर देता हूँ, शेयर करता हूँ, ये लो नोट कर लो इसको। यूनिट देख लेना, यूनिट में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यूनिट में कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात है भी नहीं, बहुत इजीली आप लोग फाइंड कर सकते हो इसकी यूनिट क्या होगी। अच्छा, कंडक्शन कैसे होता है देखो, इस बारे में हम डिस्कशन करके बता देते हैं, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। हीट क्या होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्म है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वाइब्रेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब क्या होता है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है ना
उसके अंदर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन समझ में आता है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जो होते हैं रैंडम मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे। अब जब आप इस रॉड को कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर ये जो वाइब्रेशंस होते हैं, ये जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हैं, यहाँ पे जो वाइब्रेशन दिख रहे हैं, ये वाइब्रेशन यहाँ ट्रांसफर होते हैं कोलिजन के फॉर्म में। कोलिजन समझ में आता है? कोलिजन के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, न सिर्फ कोलिजन के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से भी होता है। और यही रीज़न होता है कि मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एज़ वेल। हीट के भी अच्छे कंडक्टर्स इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो वाइब्रेट करते हुए क्या करता है, थर्मल एनर्जी लेकर बहुत ईज़िली ट्रैवल कर सकता है या दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। बट मॉलिक्यूलर लेवल पे इतना डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा अभी, बस आपको बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशंस होंगे। अब ये देखो वाइब्रेशन से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, पास वाला मॉलिक्यूल कम वाइब्रेट कर रहा है, उसके साथ वो कोलाइड करेगा, उसको वाइब्रेशन ट्रांसफर करेगा, फिर ये वाला क्या होगा, ये वाला वाइब्रेट करके पास वाले को स्ट्राइक करेगा, पास वाले को वाइब्रेशन ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक तरह से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, उसका ट्रांसफर होता जा रहा है। तो ये होता है कंडक्शन। और बहुत ज़्यादा देखो सिंपल एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊँ कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में होता क्या है? कन्वेक्शन आपको पता होगा वैसे कि कन्वेक्शन में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th में कि नीचे से हम लोग हीट करते हैं वाटर को, तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के बाद डेंसिटी कम होती है। 0 से 4 वाला केस हटा दो, अदरवाइज़ उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होने का मतलब वो ऊपर राइज़ करता है, उसकी प्लेस सराउंडिंग वाटर ले लेता है। वो होता है कन्वेक्शन। रेडिएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हेल्प से हीट ट्रांसफ़र होती है। वहाँ पे किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हेल्प से हीट ट्रांसफ़र होती है। बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो कि अगर हम लोग मान लो अभी ऑनलाइन क्लास की जगह ऑफ़लाइन क्लास में होते। मान लो सपोज़ करो अगर हम लोग ऑफ़लाइन क्लास में होते, मान लो यहाँ पे बैठे होते मेरे सामने 100 स्टूडेंट्स कुछ बैठ रहे होते अभी, 100 स्टूडेंट्स की क्लास होती और सपोज़ सपोज़ अज़्यूम ही कर लो सिर्फ़ कि मान लो मुझे सबको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी होती। करना नहीं है ऐसा, करेंगे नहीं बिल्कुल, बट मान लो कि मैं आपको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे मैकेनिज़्म्स हो सकते हैं। देखो एक मैकेनिज़्म क्या हो सकता है कि मैं क्या करूँ कंप्लीट ट्रे ले जाकर आगे वाले स्टूडेंट को दे दूँ। अब वो आगे वाला स्टूडेंट पता है क्या करेगा? वो कुछ चॉकलेट्स लेगा और रिमेनिंग चॉकलेट पीछे ट्रांसफ़र करेगा। फिर पीछे वाला क्या करेगा उसमें से कुछ लेगा वापस पीछे ट्रांसफ़र करेगा। स्टूडेंट्स अपनी प्लेस पर ही हैं, सभी स्टूडेंट्स अपनी प्लेस पर बैठे हुए हैं और हीट ऑटोमैटिकली ट्रांसफ़र होती जा रही है। कंडक्शन में भी यही होता है कि मॉलिक्यूल्स का बल्क मोशन नहीं होता है। बल्क मोशन का मतलब ये मॉलिक्यूल्स इधर ही रहेंगे, बस इसी मीन पोज़ीशन के बाद वाइब्रेट करते रहेंगे। मॉलिक्यूल्स का बल्क ट्रांसफ़र नहीं होता है पर हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। हीट ट्रांसफ़र हो रही है पर मॉलिक्यूल्स का बल्क मोशन नहीं हो रहा है। दूसरा होगा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ लड़का है ना, फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ स्टूडेंट आएगा, चॉकलेट लेगा और जैसे ही उसे चॉकलेट मिल गई उसका काम कंप्लीट हो गया। पढ़ाई-लिखाई से तो उसे मतलब नहीं था, चॉकलेट से मतलब था, उसे चॉकलेट मिल गई, उसका काम हो गया, वो क्लास छोड़ के भाग गया। ठीक है? चॉकलेट लेते से वो भाग गया। ठीक है? और उसकी प्लेस कौन लेगा? जो सेकंड बेंच पे बैठा हुआ स्टूडेंट है वो उसकी प्लेस लेने आएगा। वो आगे आ जाएगा, वो आएगा, वो चॉकलेट लेगा, उसे भी चॉकलेट मिल गई। फिर इसमें तो वैसे भी किसी को इंटरेस्ट होता नहीं है, वो भी भाग जाएगा। ठीक है? अब वो जो स्पेस एम्प्टी हुई है, उसकी स्पेस कौन लेगा? थर्ड बेंच पे बैठा हुआ स्टूडेंट आके आगे लेगा। वो भी क्या करेगा? चॉकलेट लेगा, वही सेम स्टोरी रिपीट होगी। ठीक है? वो भी भाग जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का मोशन हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स खुद आ रहे हैं। जो न पुराने मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हीट मिल गई वो चले जाते हैं, नए मॉलिक्यूल्स हीट लेने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स का मोशन इसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन भी वैसे 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन मतलब आप वाटर को हीट करो, वाटर को हीट करने पर आपने देखा होगा ऑटोमैटिकली उसके अंदर वो आपने शायद मोशन ऑब्ज़र्व करा हो, नहीं करा हो, पता नहीं मुझे। वो उसके अंदर मोशन हो जाता है इस टाइप का मतलब वाटर हीट कर रहे हो ना, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, डेंसिटी कम होगी तो ऊपर चला जाएगा। सराउंडिंग वाटर उसकी प्लेस लेगा। ये होता है कन्वेक्शन। और फोर्स्ड कन्वेक्शन में क्या होता है जैसे आपने कप ऑफ कॉफ़ी देखा होगा आप, उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हो? उसपे वो ऐसे एयर करते हो ना, एयर करते हो। तो एयर ब्लो करते हो तो वो कन्वेक्शन कैसा होता है? वो फोर्स्ड कन्वेक्शन है। मैं बता दूँगा थोड़ा-सा और डिटेल में बाद में कभी। रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन में सब लोग अपनी-अपनी जगहों पर बैठे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं चॉकलेट ले-लेके सबको ऐसे फेंक-फेंक के मार रहे हैं। ये लो 1 चॉकलेट, ये लो चॉकलेट, ये लो तुम 3 चॉकलेट। जिसे समझ में आ गया उसे 4 चॉकलेट ये लो भई। जो ज़्यादा डाउट पूछता है पकड़-पकड़ के चॉकलेट फेंक-फेंक के मारो उसके ऊपर। तो ये बेसिक मीनिंग होता है रेडिएशन का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं चॉकलेट फेंक-फेंक के मार रहे हैं सबके ऊपर। तो वो क्या होगा रेडिएशन होगा। रेडिएशन में क्या होता है कि जहाँ पर जो मेन सोर्स ऑफ हीट है वहाँ से जो रिसीवर ऑफ हीट है उसके बीच में कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। हीट ऑटोमैटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ट्रांसफर होती है। तो ये बहुत बेसिक लेवल पे मैंने आपको बताया है तीनों मैकेनिज़्म्स, हालाँकि तो और डिटेल्ड होते हैं, पर मैंने आपको एक बेसिक लेवल पे समझा दिया है। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे पॉज़ करेंगे क्योंकि अभी मेरी वापस क्लास है। तो यहाँ पे पॉज़ करें आप लोगों की भी क्लास होगी वैसे तो। तो यहाँ पे पॉज़ करेंगे, अगर किसी ने नोट नहीं करा तो मैं नोट करवा दूँगा।
नेक्स्ट टर्न पर हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद कुछ और इसमें मुझे थ्योरी डिस्कस करनी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से इस फॉर्मूले को कंपेयर करना है। फॉर्मूले को कंपेयर करने के बाद रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे हम लोग रॉड का। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात होगी, जैसे आप लोग करते हो ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे यहाँ पर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात होगी और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।